तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम 2026 में होने वाले क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है, तो इसके अभी हम कंप्लीट सॉल्यूशन को अभी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। रीडिंग स्किल्स सेक्शन बी आपका रहेगा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, और सेक्शन सी रहेगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल से। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। पैसेज आप यहाँ पर देख सकते हो। पैसेज आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं मेनली इसके जो भी क्वेश्चन है वो मैं नीचे आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, वाई इज द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स डिस्क्राइब्ड एज अ वेलकम ट्रेंड इन पैराग्राफ 1। यानी पैराग्राफ 1 में इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स के बढ़ते हुए पसंद को वेलकम ट्रेंड क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आपको सिंपल है, पैराग्राफ 1 में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, देख लेना। उसमें इसलिए बोला गया है क्योंकि इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स मास प्रोड्यूस्ड गुड्स के बजाय कल्चरल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाते हैं, लोकल इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करते हैं और डाइवर्स कम्युनिटीज़ की हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। सो इस तरह से हम इसके आंसर्स को लिख सकते थे। चलिए अब आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 द इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट बिंग। अब पैराग्राफ 1 के अनुसार ही आपको बताना है कि जो इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स हैं उनमें यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है इनमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है जो कि क्वालिटीज़ नहीं होती है, बाकी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर पहला देखें जो कि है हैंडी क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स, तो ये क्वालिटीज़ पैराग्राफ 1 में दिया गया है। फिर रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, ये भी क्वालिटीज़ दिया गया है। एस्थेटिक इन अपील, ये भी क्वालिटीज़ दिया गया है। बट इजी एक्सेसिबल, ये क्वालिटीज़ नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलो अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। दिया गया है, द यूजेज ऑफ लोकल सोर्स्ड मटेरियल्स मेक्स द इंडिजीनियस क्राफ्ट्स डैश। अब इसमें फील करना है कि इसमें ट्रेडिशनल होगा या फिर इको फ्रेंडली होगा। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स का यूज़ करने से इंडिजीनियस क्राफ्ट्स क्या बनते हैं, ट्रेडिशनल बनते हैं कि इको फ्रेंडली बनते हैं। तो इसका आंसर होगा इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली बनते हैं। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम ए टू सी गिवन फॉर व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट इन पैराग्राफ 2। अब यहाँ पर पैराग्राफ 2 में अगर आप देखो तो टाइम टेस्टेड मेथड ये एक फ्रेज दिया गया है। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, और इसका ऑप्शन दे रखा है ए से सी तक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना, ये टाइम टेस्टेड मेथड्स का मतलब क्या होता है। टाइम टेस्टेड मेथड का मतलब होता है ऐसे मेथड जो बहुत सालों से यूज़ हो रहे हैं और टाइम के साथ प्रूव भी हो चुके हैं कि वो सही, इफेक्टिव और रिलायबल हैं। यही होता है टाइम टेस्टेड मेथड का मतलब। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए दिया गया है कि आर्टिसंस यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स। अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स का मतलब ही यही होता है जो पुराने तरीके होते हैं, पुराने मेथड्स होते हैं, है ना। दैट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशन। तो सेम वही मीनिंग है जो कि मैंने आपको टाइम टेस्टेड मेथड का मतलब बताया था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दिया गया है, कंप्लीट द एनालॉगी बाय सेलेक्टिंग वन ऑफ द टू करेक्ट ऑप्शंस ए बी। अब यहाँ पर एक एनालॉगी दिया गया है, जैसे कि फेयर ट्रेड का मतलब दिया गया है फेयर वेजेज। तो इसी प्रकार से इन दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी, और मास प्रोडक्शन का मतलब दिया गया है रिड्यूस्ड प्राइसेस। तो जिस प्रकार से फेयर ट्रेड से फेयर वेजेस मिलता है, इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट से जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो अब आगे हम यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
दिया गया है व्हाई इज सपोर्टिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स कंसिडर्ड एन अफेक्टिव वे टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज़। और इसका जो आंसर है ये आपको पैराग्राफ 3 में मिलेगा। तो अगर आप पैसेज में पैराग्राफ 3 पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पैराग्राफ 3 के अनुसार से आपको बताना है कि इंडिजीनियस क्राफ्ट्स को सपोर्ट करना छोटी कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने का अफेक्टिव तरीका क्यों माना गया है। तो इसका आंसर थोड़ा सा बना के आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे पैराग्राफ 3 में तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बना कर भी लिखना पड़ेगा। इसका आंसर आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि जब लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आर्टिसंस को डायरेक्ट इनकम मिलती है, उन्हें एम्पावरमेंट मिलता है और फेयर ट्रेड जैसे इनिशिएटिव से उन्हें फेयर वेजेस मिलते हैं, जिससे उनकी कम्युनिटी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। तो ये सब आप आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द मेन आइडियाज़ ऑफ पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5। अब पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 का मेन आइडियाज़ क्या है। तो ये तो भाई पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ पहले 5 पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि मेन आइडियाज़ क्या है। तो ये देख लो यहाँ पर ये पैराग्राफ 4 है, इसको पहले पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा कि इसका मेन आइडियाज़ क्या होगा, या फिर ये पैराग्राफ ये जो 5 है इसको पढ़ोगे तो आपको मेन आइडियाज़ यहाँ से समझ में आएगा। तो इसका यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया है चूजिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स हेल्प्स प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है ये पैराग्राफ 4 का मेन आइडियाज़ है। ठीक है, उसको अगर पढ़ोगे तो ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। पैराग्राफ 4 का मेन आइडिया है कि इंडिजीनियस क्राफ्ट्स चूज़ करने से कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व होती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम पैराग्राफ 5 का बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि इंडिजीनियस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिसंस क्रिएटिविटी। कहने का मतलब है कि इंडिजीनियस क्राफ्ट्स में आर्टिसंस की क्रिएटिविटी दिखाई देती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पैराग्राफ 4 का जो मेन आइडिया है ये ऑप्शन 1 होगा और पैराग्राफ 5 का मेन आइडिया ऑप्शन 3 है। तो अब अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ 4 का मेन आइडिया ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है। ऑप्शन 1 देखो पैराग्राफ 4 का 1 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, तो ये राइट आंसर होगा। और पैराग्राफ 5 का देखो 3 दिया गया है, तो ऑब्वियस ये बात है ये आपका राइट आंसर होगा। चलो अब एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। दिया गया है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स टू टेक एन एक्टिव रोल अलॉन्ग साइड गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन सस्टेनिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंज्यूमर्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इंडिजीनियस क्राफ्ट्स को सस्टेन करने में एक्टिव रोल लें। तो इसका जो आंसर है ये आपको पैराग्राफ 6 में मिलेगा। इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स एक्टिवली हैंडमेड क्राफ्ट्स खरीदेंगे और फैक्ट्री मेड चीप आइटम से बचेंगे तो आर्टिसंस को डिमांड मिलेंगी, उनका काम चलता रहेगा और उनकी ट्रेडिशन और लिवलीहुड दोनों सस्टेन रहेंगे। सो इस फर्स्ट वाले पैसेज से करीब ये 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन के आंसर्स को हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलो अब आगे यहाँ पर हम सेकेंड पैसेज के क्वेश्चन के आंसर्स को समझते हैं। तो पहले आप यहाँ पर ये जो पैसेज है इसको आप पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने ये सारा पैसेज जो है पढ़ा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना तभी इसके आंसर्स को आप कर पाओगे। चलो इसके क्वेश्चन के आंसर्स को हम यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डिड द स्टडी मोस्ट लाइकली फोकस ऑन द 2 स्पेसिफिक एज ग्रुप्स ऑफ 10 to 12 एंड 13 to 16। अगर आप पैराग्राफ 1 पढ़ो तो उसमें देखना कि 2 स्पेसिफिक एज ग्रुप पर फोकस करा गया है, 10 से 12 और 13 से 16। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस इज सो बिकॉज दिस एज ग्रुप्स डैश। तो ऐसा क्यों करा गया है, क्यों इन एज ग्रुप्स पर फोकस करा गया है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो दिया गया है रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रोइंग स्टूडेंट्स। अब अगर आप पैराग्राफ 1 पढ़ो, मैं पहले आपको पैराग्राफ 1 पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर देख लो। अगर आप ये पैराग्राफ 1 पढ़ो तो यहाँ पर कहीं पर भी ना पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, राइटिंग से रिलेटेड है। देखो ये अगर ये लाइन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। तो ये तो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए तो दिया गया है आर व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप एंड रिफाइन देयर राइटिंग हैबिट्स। तो बिल्कुल जो ऑप्शन दिया गया है ये राइटिंग हैबिट्स से रिलेटेड दिया गया है।
तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ 1 दैट कॉन्वेज द राइटर्स रेफरेंस टू द पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन हाउ स्टूडेंट्स यूज पेन्स फॉर वेरियस राइटिंग टास्क। क्वेश्चन में दिया गया है कि पैराग्राफ 1 में ऐसा कौन सा फ्रेज यूज़ हुआ है जो बताता है कि राइटर स्टूडेंट्स के पेन यूज़ करने के पैटर्न्स या प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर रहा है अलग अलग राइटिंग टास्क के लिए। तो इसके लिए हमें पहले पैराग्राफ जो 1 है वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो चलो हम पहले यहाँ पर पैराग्राफ 1 में जाते हैं और यहाँ पर उस फ्रेज़ को देखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है वो यहाँ पर दिया गया है ट्रेंड्स इन राइटिंग हैबिट्स। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ट्रेंड्स इन राइटिंग हैबिट्स। समझ में आया? चलो आगे। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। सो क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे दिया गया है कि गीता एज्ड 11 विशेज टू कंप्लीट हर प्रैक्टिकल फाइल नीटली। गीता जिसका एज 11 है वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को साफ सुथरा कंप्लीट करना चाहती है। Ensuring her work is legible and appealing, she is most likely to choose a micro tip pen for this task because the। अब इसके लिए वो एक माइक्रो टिप पेन का यूज़ करेगी, क्योंकि अब माइक्रो टिप पेन का यूज़ क्यों करेगी? क्योंकि माइक्रो टिप पेन क्या स्पीड लिखाता है इस वजह से, या फिर वो प्रिसीजन होता है इस वजह से। अब जैसे कि ये पढ़ के ही आपको पता चला होगा कि जो गीता है ये अपनी प्रैक्टिकल फाइल को साफ़ सुथरा कंप्लीट करना चाहती है, तो स्पीड लिखेगी तो क्या वो साफ़ सुथरा होगा? नहीं होगा। तो ऑब्वियस ये बात है, इसका आंसर होगा प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सही सही लिखना और साफ़ सुथरा लिखना। तो बस यही आंसर होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय अफोर्डेबिलिटी व्हाइल साइटिंग द हाई परसेंटेज ऑफ बॉल पॉइंट पेन यूजेज। जब राइटर ने बॉल पॉइंट पेन का ज़्यादा यूज़ के लिए अफोर्डेबिलिटी वर्ड का यूज़ किया तो उसका मतलब क्या था? मतलब अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या था? तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि बॉल पेन सस्ते और इजीली खरीदने लायक होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यही चीज़ आपको बना के लिख देना है। चलो अब आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। जो भी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे क्वेश्चन में है कि व्हेन द राइटर सेज, जब ये राइटर कहता है कि डिस्टिंक्ट पैटर्न्स इन द लाइन, द रिजल्ट्स रिवील डिस्टिंक्ट पैटर्न्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स एंड राइटिंग पर्पसेस ऑफ पैराग्राफ 3, तो ही सी मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? पैराग्राफ 3 के अनुसार बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि द प्रेफरेंसेस फॉर पेन्स वेरिड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज एंड द टाइप ऑफ राइटिंग टास्क। मतलब कि पेन की प्रेफरेंसेस स्टूडेंट्स की एज और राइटिंग टास्क के टाइप के हिसाब से बदलती थी। तो बस यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली। दिया गया है कि द वन लाइकली रीजन वाई मोर देन 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल चूज बॉल पॉइंट पेन्स फॉर क्रिएटिव टास्क इवन दो माइक्रो टिप्स पेन्स आर बेटर सूटेड फॉर सच एक्टिविटीज इज डैश। अब यहाँ पर आपको एक कोई भी रीज़न लिखना है जिसमें आपको बताना है कि क्यों 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्रिएटिव टास्क के लिए बॉल पॉइंट पेन चूज़ किए, जबकि माइक्रो टिप पेन्स उसके लिए ज़्यादा सूटेबल थे। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी टू यूज़ होते हैं और उन्हें हर जगह इजी कैरी और यूज़ किया जा सकता है, इसलिए। ठीक है, आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर एस्थेटिक अपील एंड फाइनल लाइन्स कनेक्टेड। ये आपको पैराग्राफ 3 के अनुसार आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन में है कि कैसे एस्थेटिक अपील और फाइनल लाइन्स कनेक्टेड हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा हमें बना कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आप पैराग्राफ 3 में देखोगे ना तो एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा बना कर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर्स हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि एस्थेटिक अपील और फाइनल लाइंस कनेक्टेड हैं, क्योंकि माइक्रो टिप पेन्स के फाइनल लाइंस लिखाई को ज़्यादा नीट, अट्रैक्टिव और सुंदर बनाते हैं,
जिससे राइटिंग का ओवरऑल एस्थेटिक अपील बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये एस्थेटिक अपील और फाइनल लाइन्स कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, एलोबरेट हाउ हाइब्रिड फीचर्स इन पेन्स वुड लेड टू अ कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कैसे हाइब्रिड फीचर्स वाले पेन्स एक कमर्शियली सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये आंसर्स भी आपको बना के थोड़ा लिखना पड़ेगा। आप आंसर्स को इसका ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर पेन्स में बॉल पॉइंट्स पेन्स के स्पीड और माइक्रो टिप पेन्स की प्रिसिशन दोनों मिल जाएं तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड्स पूरी करेंगे, दोनों एज ग्रुप्स को अट्रैक्ट करेंगे और इससे डिमांड बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्ट कमर्शियली सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह से आंसर्स को आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, मैं देखो आंसर्स आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, आपको आंसर्स इंग्लिश में लिखना पड़ेगा बना के। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो एक लास्ट इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी समझ लेते हैं। दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन सुटेबल वर्ड। आपको यहाँ पर इसको फिल करना है और एक ही वर्ड इसके लिए आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे दिया गया है कि अंडरस्टैंडिंग एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हेल्प्स मैन्युफैक्चरर्स डिज़ाइन प्रोडक्ट्स दैट कैटर टू द यूनिक नीड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इंश्योरिंग देयर प्रोडक्ट्स आर बोथ यूजफुल एज वेल एज अपीलिंग। तो यहाँ पर बस फिल कर देना यूजफुल। ठीक है, सो दोनों ही पैसेज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल्स थे उसके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स और जो ग्रामर के क्वेश्चंस है इसके आंसर्स को यहाँ पर समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जो दिया गया है, बोला गया है कि 12 क्वेश्चन इसमें ग्रामर के दिए गए हैं, जिसमें से किसी 10 क्वेश्चन के ही आपको आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया गया है कि द स्पेशल सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल डैश। अब इसमें इलिस्ट्रेट दिया गया है, मतलब कि इलिस्ट्रेट का कौन सा फॉर्म यहाँ पर फिल होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, मतलब V1 V2 V3 कौन सा लगेगा ये आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, यानी कि यहाँ पर V3 यूज़ हम करेंगे, यानी इलिस्ट्रेट का जो V3 होता है ये इलिस्ट्रेटेड होता है। सो इसका आंसर बस हम इलिस्ट्रेटेड लिख देंगे। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आइडेंटिफाई द एरर। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक एरर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दिया गया द रोड टू सक्सेस इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़। अब यहाँ पर ये जो बेड ऑफ रोजेज़ है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है और हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज़ से पहले द का यूज़ हम नहीं करते हैं, मतलब कि हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा न कि द का, तो एरर यहाँ पे द हो जाएगा और करेक्शन में हम यहाँ पर ए लिख देंगे। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में ग्रो दिया गया है इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, मतलब V1 होगा V2 होगा या V3 होगा। इसके लिए पहचानना होगा ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो ये सिंस लगा हुआ है। सिंस किस में रहता है? सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव का प्रयोग होता है और V3 लगता है। तो यहाँ पर हैव के साथ V3 लग जाएगा, ग्रो का V3 क्या होगा? ग्रोन, यानी कि दे हैव ग्रोन यहाँ पर आंसर में फिल होगा। ठीक है, दे हैव ग्रोन यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है रीड द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जो है ये रिपोर्टेड स्पीच से दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर दिया गया है रिपोर्ट इट करेक्टली बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो इसको सही से इस रिपोर्ट को कंप्लीट करो। जैसे दिया है दे टोल्ड द गाइड दैट, दे टोल्ड द गाइड दैट। अब यहाँ पर वी है तो वी का यहाँ पर दे हो जाएगा, दे वुड लव टू कम। हियर का देयर होता है। ठीक है, तो देयर होगा, देयर अगेन नेक्स्ट ईयर का हम फॉलोइंग ईयर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम फॉलोइंग ईयर लिखेंगे, मतलब दे वुड लव टू गो देयर अगेन द फॉलोइंग ईयर। चलो आगे अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से ये आपको चूज़ करना है। दिया गया है देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज डैश
द क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स जब कोई लेटर लिखते हैं तो उसके नीचे में लिखा जाता है, बट यहाँ पर जो रिगार्ड्स है ये तो इसका मीनिंग होगा नहीं। यहाँ पर रिगार्ड तो ऐसे होता नहीं है, रिगार्डलेस भी नहीं होता है, रिगार्डिंग ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइटम के क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो किसी के बारे में बताया जा रहा है कि आइटम के क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो जब किसी के बारे में बताया जाए तो हम वहाँ पर रिगार्डिंग शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिगार्डिंग होगा। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली। अब यहाँ पर भी एक रिपोर्टेड स्पीच वाला क्वेश्चन दिया गया है, इस रिपोर्ट को भी आपको पूरा करना है। दिया गया है डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वार्न्ड हिम। तो दिया गया है शी वार्न्ड हिम। अब यहाँ पर फील करना है, यहाँ पर क्या होगा, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इनमें दैट का प्रयोग नहीं होता है। ये जो डोंट है ये नेगेटिव है, तो इस वजह से इसमें हम पहले नॉट लिखेंगे। ठीक है, नॉट टू ट्राई, डोंट ट्राई है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉट टू ट्राई टू मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ के जगह पे हम हिमसेल्फ करते हैं। ठीक है, योरसेल्फ का हिमसेल्फ हो जाता है, तो बस पूरा आंसर हो गया, नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ। चलो आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दिया गया है कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर भी आपको फिल करना है जो इसमें से सही ऑप्शन होगा। दिया गया है द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। अब यहाँ पर देखा जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ग्रेटफुल लिखा हुआ है। ग्रेटफुल वर्ड का हम यूज़ हमेशा उस जगह पे करते हैं जब हमें किसी चीज़ को कोई फील करवाया जा रहा हो। तो फील जब कराया जा रहा होता है तो रहा रही में हम आईएनजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी होगा, फीलिंग। चलो आगे समझते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर भी एक एरर दिया गया इस क्वेश्चन में भी, जैसे ये जो सेंटेंस है विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, तो इसमें भी एक एरर है। आप उस एरर को पहचानना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जैसे दिया गया है कि विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन चुनने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आपने कई ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे हुए होंगे जिसमें लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा करके रहता है। मतलब कि जहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड हो तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं, और व्हाट का प्रयोग करते हैं जहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड ना हो। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, तो क्या यहाँ पर जो ऑप्शन से लिमिटेड है नहीं, आप किसी भी टाइप के पर्सन्स खुद को बता सकते हो। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर विच जो है ये गलत है, इसका जो सही करेक्शन होगा वो व्हाट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इसमें एरर विच हो जाएगा और करेक्शन व्हाट होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी रिपोर्ट करना है। जैसे है कि सी सेड टू हर सिस्टर आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव वाला है, तो इंट्रोगेटिव में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके जगह पे इफ़ या फिर वेदर लगाते हैं। ठीक है, और सेड के जगह पे आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सी आस्क्ड हर सिस्टर इफ़ सी वॉज ज्वाइनिंग दैम फॉर लंच दैट डे। टुडे का दैट डे होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर्स को लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में ये जो दो ऑप्शन है, जो भी इसमें से करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। दिया गया है कि एवरी वन इज सेइंग दैट फरहान चांसेस आर ब्राइट इन द अपकमिंग टूर्नामेंट। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि जो फरहान का चांसेस है ये ब्राइट हो सकता है अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए। एंड सी, अब बताओ इसमें क्या होगा, मस्ट होगा कि मे होगा। अब चूंकि यहाँ पे बात पॉसिबिलिटी की जा रही है तो ऑब्वियस ही बात है जो इसका सही आंसर होगा वो मे होगा। हमने मॉडल में ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। मस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, करना ही करना है, तब वहाँ पर मस्ट हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है तो पॉसिबिलिटी जहाँ पे रहता है वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है,
fill in the blank to complete the sentence in a teacher's diary by choosing the correct option। अब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक टाइप वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से चारों ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। दिया गया है डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। अब ज़रा सोचो कि अगर आपके क्लास में टीचर आके बोले कि आपकी जो भी असाइनमेंट है उसको सबमिट करना है, तो किसी एक स्टूडेंट से बोलेगा कि सारे स्टूडेंट से बोलेगा? हर एक स्टूडेंट से बोलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 1 और ऑप्शन डी है ए, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं कि किसी एक स्टूडेंट्स को भी नहीं ये बोलेगा नहीं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। बाकी ऑल बच गया और एवरी बच गया। तो ऑल जो है ये प्लूरल के साथ हम लगाते हैं, जबकि यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये सिंगुलर है, तो ये ऑल भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑब्वियस ये बात है, एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ सही बच गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एवरी। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। अब टीचर आए क्लास में ऐसे ना बोलेगा कि हर एक स्टूडेंट्स जो भी असाइनमेंट है वो क्लास में सबमिट करे। ठीक है। अब इसका एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यहाँ पर भी अब एक फिल इन द ब्लैंक टाइप वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, जिसमें से जो सही होगा वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दिया गया है कि आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज डैश वाटर इन इट। मैंने जब बकेट के अंदर झांक के देखा तो वहाँ पर बहुत क्या पानी था, आपको यहाँ पर बताना है। लिटिल था, एनी था, फ्यू था या लेस था। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो ये वाटर है ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम एनी या फिर फ्यू का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बी और सी तो यहाँ से ऐसे ही हट गया। एनी और फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ना कि अनकाउंटेबल के लिए, तो ये दोनों तो होगा नहीं। बाकी ये जो ऑप्शन डी है ये है लिस्ट। अब लिस्ट जो होता है ना, लिटिल का ही सुपरलेटिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि कौन अच्छा या कौन ख़राब या कितना अच्छा है, क्योंकि हम सुपरलेटिव का यूज़ तभी करते हैं जब कंपैरिजन किया जा रहा हो। तो लिस्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो लिटिल होगा। आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज लिटिल वाटर इन इट। तो बस इसके जितने भी क्वेश्चन थे ग्रामर वाले पोर्शंस के, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम यहाँ पर जो राइटिंग पोर्शंस है इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझते हैं। देखो राइटिंग पोर्शंस का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A दिया गया है। एज वैभव द क्लब इंचार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब। सपोज करो कि आप वैभव हो और आप अपने स्कूल के इकोलॉजी क्लब के क्लब इंचार्ज हो। यू स्ट्रांगली बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इको क्लब्स इन स्कूल्स in the rural areas surrounding your city to promote the preservation and conservation of nature। मतलब नेचर को बचाने के लिए आपको आप जो है एक इको क्लब्स अपने स्कूल में स्टार्ट करना चाहते हो, और उसके इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको बताने हैं। कैसे बताना है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला गया है। द एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ योर सिटी। आपके सिटी के जो भी एजुकेशन सेक्रेटरी है उसको आपको एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको ये जो लेटर है ये 120 वर्ड्स में लिखना है, और इस लेटर में हाईलाइट करना है, इकोलॉजिकल अवेयरनेस के सिग्निफिकेंस को, और सजेस्ट करना है सजेस्टिंग द नीड टू इस्टेब्लिश इको क्लब्स इन दिस स्कूल्स। और उन स्कूलों में जो भी इको क्लब्स इस्टेब्लिश करोगे तो वो इस्टेब्लिश क्यों करना ज़रूरी है इसको लेकर सजेस्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें यहाँ पर एक लेटर लिखने के लिए बोला गया है एजुकेशन सेक्रेटरी को। आपके स्कूल के जो भी आपके सिटी के जो भी एजुकेशन सेक्रेटरी होंगे उनको एक लेटर यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। तो लेटर हम कैसे लिखेंगे इसका मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन में आपका नाम वगैरह होगा, जैसे वैभव नाम दिया गया था इसलिए आपने यहाँ पर वैभव लिखा हुआ है। अगर कोई दूसरा नाम हो तो वही आपको नाम यहाँ पर लिख लेना है, अगर नाम नहीं हो तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप क्लब इंचार्ज हो इकोलॉजी क्लब के, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। आप जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हो आप अपने स्कूल का वहाँ पर नाम लिख लेना। एंड जिस भी प्लेस में आपका स्कूल है, जैसे मेरा अगर स्कूल जो है बोकारो में है तो मैंने यहाँ पर बोकारो झारखंड लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जिस दिन भी आप लेटर लिखोगे, जैसे आपकी जो परीक्षा इंग्लिश की वो 21 फरवरी को है ना, ठीक है 21 फरवरी 2026 को है, तो आप यहाँ पर डेट में 21 फरवरी 2026 लिख लेना। इसके बाद स्टार्टिंग में लिखना टू,
द एजुकेशन सेक्रेटरी, चूँकि हम एजुकेशन सेक्रेटरी के पास जो है ये लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे रिक्वेस्ट टू इस्टेब्लिश द इको क्लब्स इन रूरल स्कूल्स। हम रूरल स्कूल में इको क्लब्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर हम सब्जेक्ट में यही चीज़ें लिखेंगे एंड फिर यहाँ से लेटर के लिए स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। और जिस प्रकार से हम लेटर लिखते हैं सेम उसी प्रकार से हम लेटर लिखना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि आई एम राइटिंग to emphasize the importance of promoting ecological awareness among students in rural areas. Establishing eco clubs in these schools will help students understand the need for preserving and conserving nature. Such clubs can organize tree plantation drives, cleanliness campaigns and awareness programs on waste management and water conservation. इस तरह से हम अपने लेटर को लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे introducing eco clubs will not only develop environmental responsibility in your minds but also encourage community participation in sustainable practices. I sincerely request the department to initiate and support the formation of eco clubs in all rural schools around your city. इस प्रकार से लिख लेंगे। लास्ट में योर्स फेथफुली लिख के अपना नाम लिख देना, मतलब ऊपर में जो भी नाम था। चाहो तो यहाँ पर ये चीज़ लिख भी सकते हो, क्लब इंचार्ज इकोलॉजी क्लब। हालांकि ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, लेकिन अपना नाम यहाँ पर जरूर लिखना। तो इस तरह से हम लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर ये वाला लेटर जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी के पास जो लेटर है वो हम लिखते हैं। अच्छा, इसके साथ ना एक आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिल जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप ये वाला भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसमें बोला जा रहा है कि एज अमिता द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर। जो अमिता है ये वाइस हेड गर्ल है विद्या मंदिर के। अब ये आपको खुद को सपोज करना है कि आप ही अमिता हो, ठीक है ना। यू आर अवेयर of the increasing prevalence of cyber attacks and unauthorized exploitation of systems, networks and technologies affecting individuals across all demographics. तो इसमें अब लेटर लिखने के लिए बोला गया है एडिटर के पास। अब एडिटर के पास हम लेटर कैसे लिखेंगे, आगे मैं बस फॉर्मेट भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो। ये जो लेटर है ये आपको 120 वर्ड में लिखना है, जिसमें आप हाईलाइट किन चीज़ों को करोगे वो यहाँ पर दे दिया गया है कि चैलेंजेस पोस्ड बाय द साइबर थ्रेट्स एंड प्रोपोज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस ग्रोइंग इश्यू। इन सब चीज़ों पे आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। आप एडिटर के पास लेटर जो है कैसे लिखते हैं, तो एडिटर के पास लेटर हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख लो यहाँ पे फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले देखो ऊपर में जो भी लेटर लिखाया था सेम वैसे ही फॉर्मेट आपका यहाँ पर भी है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी नाम था वो लिख लेना है, नाम नहीं हो तो अपना नाम लिख लेना है। इसके बाद आप वाइस हेड गर्ल हो तो आप इस तरह से वाइस हेड गर्ल, अब बॉय हो तो वाइस हेड बॉय लिख लेना। जैसे क्वेश्चन में लेकिन गर्ल ही दिया गया था तो यहाँ पर गर्ल ही लिखना होगा, ठीक है। विद्या मंदिर चेन्नई, यहाँ पे स्कूल का नाम दे दिया गया है। जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लेना। इसके बाद डेट, जिस भी डेट में आप एग्ज़ाम दोगे उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना। 2 इसमें द एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए बोला गया था, द एडिटर लिखेंगे और यहाँ पर कोई भी एक अखबार का नाम देना है। हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा, आप द हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हो, द इकोनॉमिक टाइम्स लिख सकते हो। मतलब आपको जो भी पेपर का नाम याद होगा, जो भी आपके घर में पेपर आता होगा, देखे होंगे सुने होंगे, वो पेपर का नाम यहाँ पे लिख देना। एड्रेस उसका डाल देना कहाँ का वो पेपर है। देन सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेना, आप किस चीज़ के बारे में जो लेटर है लिख रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हम जो लेटर है लिख रहे हैं नीड टू प्रोमोट डिजिटल सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग ऑल एज ग्रुप्स। यहाँ पर हम डिजिटल सिक्योरिटी अवेयरनेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसको लेकर लेटर लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट में इसको लिखा हुआ है। फिर यहाँ से सर मैडम करके स्टार्ट करना है और अपना जो भी लेटर है आपको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। देखो स्टार्टिंग में ये लाइन आपको हर लेटर में, एडिटर के पास जो लेटर हम लिखते हैं उसमें ये वाला लाइन आपको लिखना ही रहता है कि थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये लाइन आपको लिखना ही होता है। आई विश टू ड्रॉ अटेंशन, ये भी लाइन आपको लिखना होता है, ठीक है। टू द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ साइबर अटैक्स, अब यहाँ पर आपका जो भी टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करोगे। एंड मिसयूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इंक्रीजिंग केस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डेटा ब्रीचेज are affecting people of all ages. Lack of awareness about safe online practices makes individuals more vulnerable. It is essential to promote digital literacy programs in schools, colleges, and communities. Regular workshops on password protection, identifying fake links, and responsible social media uses should be conducted.
गवर्नमेंट एंड मीडिया मस्ट कोलैबोरेट टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स, इस तरह से लिखेंगे। फिर लास्ट में लिख लेंगे डिजिटल सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर अ सेफ डिजिटल फ्यूचर एंड योर्स फेथफुली लिख के जो नाम ऊपर में हमने लिखा तो वही नाम लिख देंगे, वाइस हेडगर लिख देंगे, विद्यामंदिर लिखेंगे, दैट्स इट। इस तरह से हम जो भी एडिटर के पास लेटर है वो लिखते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको भी अपना जो लेटर है वो लिख देना है। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, अब ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन आपका लेटर से रहता है, ये भी तो आपका 5 मार्क्स में ही रहेगा ना, ऊपर वाला भी 5 मार्क्स में भी 5 मार्क्स में, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, पहले अब यहाँ पे क्या रहता था ना, पहले इसमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ क्वेश्चन आ रहा था, बट अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये एक एक्सपर्ट टाइप में पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्सपर्ट टाइप में। अब ये एग्जर्प्ट टाइप में क्वेश्चन जो है कैसे रहेगा, होता क्या है, एग्जर्प्ट का मतलब होता है जैसे कोई एक बड़ा सा कोई लेटर है या कोई कुछ भी है एक बड़ा सा, लेकिन उसको शॉर्ट करके यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जर्प्ट दो जो है आपका दिया हुआ है, अब इन दोनों को पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे लिखना क्या है, ध्यान समझना, दिया है यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेट सोसाइटी इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल के डिबेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो, ठीक है। टू गेस्ट स्पीकर्स, यहाँ पर दो गेस्ट स्पीकर्स का नाम दिया गया है, एक है मिस्टर राजन शर्मा एंड दूसरा है मिसेज मीरा कपूर, have written to express their interest in participating your upcoming debate competition। तो इन लोगों ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस करा था, ठीक है, डिबेट कंपटीशन के लिए। बिलो आर एग्जर्प्ट फ्रॉम देयर लेटर्स, अब उनके लेटर्स का देखो ये एग्जर्प्ट दिया गया है। तो एग्जर्प्ट का मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि एक ये लेटर बहुत बड़ा है, लेकिन उस बड़े से लेटर को इन्होंने क्या करा कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दिया गया है, ठीक है। देखो ये मिस्टर राजन शर्मा का एग्जर्प्ट दिया गया है और यहाँ पर नीचे जो आपका दिया गया है ये मीरा कपूर का एग्जर्प्ट दिया गया है। तो इन दोनों एग्जर्प्ट को आपको पहले एनालाइज करना है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पर एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ में दिया गया उसको एनालाइज करो एंड जस्टिफाइंग विच गेस्ट स्पीकर वुड बी अ बेटर चॉइस, और आपको बताना है कि कौन सा जो गेस्ट स्पीकर है वो अच्छा चॉइस देगा आपके लिए, कौन सा गेस्ट स्पीकर बेटर चॉइस आपके लिए रहेगा, मिस्टर राजन शर्मा आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा या फिर मिसेस मीरा कपूर, आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन है। अब दोनों का यहाँ पर लेटर दे दिया गया है, अब आपको यहाँ पर अपने से यहाँ पर चूज करना है, ठीक है ना। और जिसका भी आप चूज करोगे तो उसको लेकर आपको जो भी उसके रिलेवेंस टॉपिक होंगे या फिर ऑडियंस इंगेजमेंट कैसे आ रहा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका एग्जर्प्ट हम लिखेंगे कैसे, बिल्कुल पैराग्राफ टाइप में ही हम एग्जर्प्ट जो है लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि बोथ मिस्टर राजन शर्मा एंड मिसेज मीरा कपूर आर हाईली क्वालिफाइड गेस्ट स्पीकर्स। अब हम किसी को कम या ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक बार ऐसे लिख लेंगे कि दोनों ही काफ़ी हाईली क्वालिफाइड स्पीकर्स है, मिस्टर राजन शर्मा भी है और मिसेज मीरा कपूर भी है। बट अगर हमें चुनने के लिए बोला गया है कि दोनों में से एक को चुनो, तो हमने सपोज करो मिसेज मीरा कपूर को चुना है, आप चाहो तो इसको भी चुन सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी को ही चुनना है यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं, आपकी मर्जी है, आप किसी का भी चूज कर सकते हो, लेकिन उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपको उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने अगर मीरा कपूर का यहाँ पर चुना हुआ है तो इनके बारे में हमने एक्सप्लेन करा है कि वुड बी बेटर चॉइस फॉर द अपकमिंग डिबेट कॉम्बिनेशन, वाइल Mr. Sharma has extensive experience as a debate coach and has trained students for national level competitions. Mrs. Kapoor's international exposure and focus on real world issues make her perspective more relevant and inspiring for students. Her ability to connect with young audiences and highlight how debating builds confidence and communication skills ensures greater engagement. Moreover, her experience in global debate forums adds depth and diversity to the event. Therefore, Mrs. Meera Kapoor's background and approach make her the more suitable speaker for motivating and engaging students effectively. तो इस तरह से आप जो है बना के अपने तरीके से लिख सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको कैसे जो है ये लिखने हैं, ठीक है ना, आपको अपने तरीके से बना के जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर फिर उसी टाइप का ही एक क्वेश्चन है, फिर उसी टाइप का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे है कि जो जसप्रीत, देखो दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है, ठीक है, दोनों मत बनाना, एक ही बनाना है।
जसप्रीत जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट्स है इज नोन फॉर हर क्रिएटिविटी, वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेलेंट है, एंड एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो हाउएवर सी sometimes struggles with time management and prefers collaborative efforts over working solo. She has been assigned an art integrated project presentation and must choose a better partner। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो कि जो जसप्रीत थी, एक्चुअल लड़का नहीं एक लड़की थी, ठीक है ना। ये एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बना रही है, ठीक है, एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बना रही है जिसके लिए उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है। फ्रॉम, अब पार्टनर वो सुनैना को बना सकती है, तबस्सुम को बना सकती है, या एलाइस को बना सकती है। अब इन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकी कुछ प्रोफाइल्स दी गई है, तीनों कैंडिडेट्स की कुछ प्रोफाइल्स दी गई है, इनके बारे में दिया गया है, जैसे सुनैना के बारे में, तबस्सुम के बारे में, एलाइस के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ प्रोफाइल्स दिया गया है। तो अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ ईच कैंडिडेट, इन तीनों कैंडिडेट के फ्यूचर्स के बेसिस पे एनालाइज को करो एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत। अब जसप्रीत के लिए कौन सी इनमें से बेस्ट पार्टनर हो सकती है, आप ही को बताना है। आप चाहो, देखो इसमें ऐसा नहीं कि सुनैना ही होगी, तबस्सुम ही होगी, या एलआईसी होगी, आप तीनों में से किसी का भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है, सारे आंसर सही होंगे। बट वही है कि आप अगर उनको पार्टनर चुन रहे, जैसे मैंने अगर तबस्सुम को पार्टनर चुना तो क्यों मैंने चुना, क्या इसमें मैंने क्वालिटीज देखी है, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर, देखो उनमें क्या स्ट्रेंथ है, टीम वर्क कैसा रहेगा, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार से मैंने उसे क्यों चुना, ये सब आपको वहाँ पर आंसर्स में लिख कर दिखाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसिडरिंग जसप्रीत स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जसप्रीत के स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंसीडर करते हुए हमने क्या करा कि सुनैना को उसका बेस्ट पार्टनर जो है वो सजेस्ट करा, मतलब सुनैना को अपना उसका जो है बेस्ट पार्टनर जो है वो बनाया हुआ है फॉर हर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। अब सुनैना की जो भी क्वालिटीज़ होगी, कैसे वो जसप्रीत के साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकती है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से लिखेंगे, जसप्रीत इज़ क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव एंड एंजॉयज टीम वर्क, बट सी स्ट्रगल्स विथ टाइम मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर हो क्या रहा था कि जसप्रीत जो थी वो तो क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव और टीम वर्क के साथ इंजॉय करती थी, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल करती थी। बट अगर आप सुनैना को देखो तो सुनैना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड डिसिप्लिन वुड बैलेंस जसप्रीत क्रिएटिविटी बाय इंश्योरिंग दैट टास्क आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब टाइम पर कंप्लीट करने के लिए वो उसका हेल्प कर सकती है, सुनैना की ये एबिलिटी थी। and structured efficiently. Although Sunaina is slightly reserved, Jaspreet's excellent communication skills can help build effective collaboration between them. और इसी प्रकार से अगर हम तबस्सुम का बात करें, थोड़ा सा उन दोनों के बारे में जिक्र कर देना कि तबस्सुम को या फिर हम दूसरे को, एलाइस को हमने क्यों अगर नहीं चुना तो क्यों नहीं चुना। तो तबस्सुम दो क्रिएटिव शेयर जसप्रीत वीकनेस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड एलाइस कंट्रोलिंग नेचर माइट हाइंडर टीम वर्क। तो इस तरह से आपको जो आंसर्स है वो अपने तरीके से थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें जो आंसर्स अगर लिखने हैं तो हम आंसर्स किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। लिटरेचर पोर्शन खत्म हो चुका है, लिटरेचर से राइटिंग पोर्शन खत्म हो चुका है। लिटरेचर पोर्शन से आपका टोटल जो है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो है वो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से दे रखा है, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपका यहाँ पर दिया गया है। एक्सट्रैक्ट यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है, कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू दैट द यंग सीगल सेलिब्रेटेड हिज मैडन फ्लाइट एलोन। यहाँ पर ये बोला जो गया है कि जो सीगल था वो अपनी मैडन फ्लाइट, अपनी जो शुरुआती फ्लाइट थी, वो अकेला ही सेलिब्रेट करता है। तो क्या वो अकेला सेलिब्रेट किया था? नहीं। तो इसी के अपोजिट में ही आपको जो है आंसर लिखना है, ठीक है। अगर वो अकेला सब फ्लाई नहीं करा था तो कैसे फ्लाई करा था, वो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो इसका आंसर जो है हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आंसर ऐसे लिखोगे कि द यंग सीगल डिड नॉट सेलिब्रेट हिज मेडन फ्लाइट एलोन। जो यंग सीगल था वो अपना शुरुआत जो उसका जो मेडन यानी कि पहला जो फ्लाइट था उसने एलोन अकेले ये सेलिब्रेट नहीं करा। हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ज्वाइंड हिम। उसके जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स थे उसको ज्वाइन करे थे, ठीक है। उसके साथ वो उड़ रहे थे, सोअर कर रहे थे, मतलब स्मूथली हवा में वो उड़ रहे थे।
एंड चीयरिंग अराउंड हिम, उसके साथ चेयर कर रहे थे, शेयरिंग हिज जॉय एंड सक्सेस टुगेदर। तो इस तरह से इसके आंसर्स को हम लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस एज ही स्टार्ट्स फ्लाइंग। अब इसमें से दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताया ना, इसमें से दो सही ऑप्शन होगा जो कि अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हो कि जो यंग सीगल था वो उड़ना स्टार्ट करा तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, पहली बार जब उसने उड़ना स्टार्ट करा तो क्या एक्सपीरियंस रहा। तो दिया गया पहला में कि द यंग सीगल इमीडिएटली मास्टर्ड फ्लाइंग एंड वाज नो लॉन्गर अफ्रेड। देखो इमीडिएटली तो मास्टर नहीं हुआ था, ठीक है, कुछ देर के बाद हुआ था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इसका ऑप्शन बी एक बच गया, यही आंसर हमारा सही होगा कि द यंग सीगल ग्रेजुअली गेन्ड कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और अपनी फैमिली को फिर वो हवा में ज्वाइन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है What can be inferred about the young seagull's emotional state after flying with his family? अब जब सीगल अपनी फैमिली के साथ उड़ने लगा तो वो थोड़ा सा इमोशनल हुआ था, तो जो भी इमोशनल होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि कैसे वो इमोशनल हुआ, क्यों हुआ, वो सब आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर्स हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जब वो अपनी फैमिली के साथ उड़ना स्टार्ट करा तो द यंग सीगल फेल्ट, जो यंग सीगल था उसका इमोशन कैसा रहा, तो वो जॉयफुल रहा, कॉन्फिडेंट रहा, फ्रीली उड़ पा रहा था। ही फॉरगोट हिज अर्लियर फियर, शुरुआत में वो जो डर रहा था उड़ने से वो भूल सा गया। एंड इंजॉयड सोरिंग, और वो फिर सोरिंग करने लगा, मतलब ऊपर नीचे स्मूथली जो है उड़ना शुरू कर लिया। एंड डाइविंग प्राउडली इन द स्काई, और स्काई में प्राउडली वो फिर डाइव कर रहा था। तो ऐसे इस प्रकार से हम जो आंसर है इसका लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 को आगे हम यहाँ पर समझते हैं। दिया गया है रीड द फॉलोइंग साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स। यहाँ पर कुछ साउंड और मूवमेंट वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा साउंड है और कौन सा मूवमेंट वर्ड्स है, कौन सा साउंड है और कौन सा मूवमेंट वर्ड है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपका ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला फ्लैप जो है ये मूवमेंट होता है, ठीक है, ये मूवमेंट होता है, एम लिख देते हैं मूवमेंट को। इसके बाद जो श्रीकिंग होता है ना, ये साउंड होता है, श्रीकिंग साउंड होता है, ठीक है, तो ये एस कर देते हैं। सूप जो होता है ये भी मूवमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो सोवर्ड होता है ये तो ये भी तो मूवमेंट ही होता है ना, सोवर्ड, अभी मैंने सोरिंग का मतलब बताया था ऊपर में। और स्क्रीमिंग चिल्लाना ये तो साउंड होता है भाई। तो यहाँ पर 2 और 5 जो है वो साउंड है। तो देख लो यहाँ पर सी में दिया गया है 2 और 5 साउंड में, तो ऑब्वियस ही बात है यही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये करेक्ट होगा। बाकी 1, 3 और 4 जो है ये आपका मूवमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यहाँ पर एक और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो एक्सट्रैक्ट है द बुक दैट सेव द अर्थ, ये वाला बुक से लिया गया है, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फीट का सबसे लास्ट चैप्टर है ये। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डज द पॉज इंडिकेटेड बाय द डैश इन द लाइन। अब देखो ये जो लाइन है इसमें आपको ये डैश दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो डैश है ये क्या इंडिकेट करता है। इट वाज, यहाँ पे पॉज थोड़ा सा वो रुक जाता है, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड सो यू कॉन्वे। अब ये जो डैश है अगर हम ऑप्शन ए देखें तो दिया गया है ए सेंस ऑफ इम्पेशंस एंड फ्रस्ट्रेशन, तो क्या ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 है ए पॉइंट ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन। इसके बाद है 3 में ए मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन हेजिटेशन। फिर है अ सडन शिफ्ट टू लाइट हार्डनेस। एंड 5 में है फिर ए रिफ्लेक्टिव मूवमेंट ऑफ डीप थॉट। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो है यहाँ पर, इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ओनली टू ए पॉइंट ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉज है, इस ये जो डैश है, इस डैश में जो पॉज है इसका मतलब है कि ए पॉइंट ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन, ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हाउ डू द स्टेज डायरेक्शंस सच एज हिस्टोरियन टू टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड स्पॉटलाइट
ऑन हिस्टोरियन गोज आउट कंट्रीब्यूट टू द एटमोसफेयर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द सीन इन दिस पार्ट ऑफ द प्ले। अब इसका जो आंसर है ये भी आपको मैं यहाँ पर जो है आंसर इसका भी दिखा दे रहा हूँ। ये आंसर आप यहाँ से इसका लिख सकते हो, ठीक है। आंसर अच्छे से इसको समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द फॉलोइंग। अब यहाँ पर फिर से आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो भी सही होगा, मतलब जो भी फील होगा वो आपको बताना इन दोनों में से। दिया गया, द हिस्टोरियन डिसमिसेस द नोबल इनसाइक्लोपीडिया एंड रॉकेट्स बिकॉज सी वांट्स टू। अब ए में है कि कॉन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मिलिट्री पावर इन स्टॉपिंग द इन्वेजन, एंड बी में स्ट्रेस द सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द बुक दैट स्टॉप द इन्वेजन। बिल्कुल ये बी वाला सही होगा। चैप्टर का नाम ही क्या था, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो यहाँ पर इन्वेजन से बचाता है बुक, तो यही वाला आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली कॉन्वेइंग विद द फ्रेज। ये जो फ्रेज है टीएसके जो लिखा हुआ जो फ्रेज है, इसमें जो हिस्टोरियन है वो किस प्रकार के इमोशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, जो इमोशन है ये एक डिसपॉइंटमेंट या फिर डिसअप्रूवल, ये इमोशन हम बोल सकते हैं, डिसपॉइंटमेंट या फिर डिसअप्रूवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 को देखते हैं। यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसमें भी ए बी करके दो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। पहला जो एक्सट्रैक्ट है द बॉल पोयम का, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसमें अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इमोशंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली कन्वेड बाय द फ्रेज डिस्परेट आइज एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब इसमें किस प्रकार का इमोशंस दिखता है इस फ्रेज में, ये आपको यहाँ से चूज करना है। इसमें से कौन कौन सा होगा ये आपको यहाँ से चूज करनी है। देखो, इसमें अगर डिस्पेयर देखा जाए तो डिस्पेयर तो होगा, ठीक है। इसके बाद एंगर नहीं होगा, ठीक है, एंगर नहीं होना चाहिए। फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। फिर कंफ्यूजन और हेल्पनेस होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है इसका, जो है 1, 4 और 5 है। बिल्कुल सही आंसर था बी नंबर मेरा, 1, 4 और 5, ठीक है। 1, ये 4 कंफ्यूजन होगा और ये वाला होगा, तो obvious सी बात है, सही है। ये बी नंबर आपका सही आंसर होगा, 1, 4 और 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट अबाउट द बॉयज इमोशनल ग्रोथ। अब ये जो फ्रेज है हाउ टू स्टैंड अप, ये बॉय के इमोशनल ग्रोथ को कैसे सजेस्ट करता है या क्या सजेस्ट करता है, वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सेकंड का आंसर यहाँ पर है, हम लोग ये वाला फ्रेज का जो भी यहाँ सजेस्ट करता है यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये सब सारा, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी और भी अच्छे से मतलब समझाने जाऊँगा तो और भी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सारा आंसर जो है यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना। आगे है, विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कॉन्वेज द पोएट्स आइडिया दैट लॉस इज यूनिवर्सल। अब इसमें कौन सा फ्रेज होगा, पोयम से आपको फ्रेज यहाँ पर चुनना है, तो इसमें से कौन सा फ्रेज होगा पोयम से आपको ये यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर पोयम से जब आप फ्रेज चुनेंगे तो ये वाला आपका देख लेना, ये जो मोस्ट नो है ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, मोस्ट नो, ठीक है ना, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। थर्ड का आंसर मोस्ट नो कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक विथ अ फ्रेज टू सुटेबली कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। देखो, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये फ्रेज से ही रिलेटेड पूछा गया है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे, तो इसमें लिख लेना द हार्डशिप या फिर ये द हार्श रियलिटीज़, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोयम का, इसको देख लेते हैं आगे, जो कि ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड है। यहाँ पर ये जो दिया गया, ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय रेफरिंग द बंगाल टाइगर एज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। पोएट जो है बंगाल टाइगर को नोबल वाइल्ड बीस्ट से किस प्रकार से रेफरेंट करा है, क्या रेफरेंट करा है, वो आपको यहाँ से बताना है। जैसे ऑप्शन ए है द टाइगर इज मैजेस्टिक एंड डिग्निफाइड डिस्पाइट इट्स फेरोसिटी। ऑप्शन बी है द टाइगर इज काइंड एंड कंसिडरेशन टुवर्ड्स ह्यूमन। तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो है ये ए वाला ही सही होना चाहिए, ठीक है, ये वाला ही सही होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, हाँ ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ए वाला ही सही आंसर है होगा। इसके बाद है सेकेंड नंबर में, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। द वर्ड ग्राउंड इन द लाइन विथ ब्लैक स्ट्रिप्स
ऑन अ येलो ग्राउंड रेफर्स टू। अब ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, तो ये रेफर कर रहा है द बैकग्राउंड कलर ऑफ टाइगर्स कोट विच इज़ येलो। ये वाला आंसर आप आंसर में लिख लेना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट यूज ह्यूमर इन द हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बंगाल टाइगर। अब क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि जो पोएट है उसने बंगाल टाइगर के डिस्क्रिप्शन को में ह्यूमर शब्द का यूज़ क्यों करा है, ह्यूमर क्यों यूज़ करा है। ह्यूमर का मतलब होता है कोई फनी लाइंस, ठीक है, फनी चीज़ें क्यों ऐड करी, क्यों यूज़ करा। तो इसका आंसर हम लोग अपने तरीके से कई तरीके से बना के लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पोएट यूज ह्यूमर बाय शोइंग द टाइगर एज काल्म एंड जेंटल इन द क्लासरूम। पोएट ने ह्यूमर शब्द का यूज करके ये शो करके दिखाया है कि जो टाइगर है वो क्लासरूम में शांत और जेंटल है, जबकि हम जानते हैं कि जो टाइगर होता है वो काफ़ी खूंखार जानवर होता है। तो ये एक फ़नी इमेज को दिखाता है। ये डेंजरस टाइगर जो है वो क्लासरूम में शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस ये चीज़ जो है एक फ़नी चीज़ को दिखा रहा है इस वजह से। तो ऐसा आंसर को हम लिखेंगे। फिर आगे है, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द पोएम दैट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। अब पोएम से हमें एक फ्रेज चुनना है जो कि नेचर की एडवाइजरी को दिखाता हो। तो यहाँ पर ये वाला इसका जो है आंसर होगा, सिंपली रूल में हेल्प यू लर्न, ठीक है। देख लेते हैं आंसर में, आप यहाँ पर देख लो, दिस सिंपली रूल में हेल्प यू लर्न, यही वाला आंसर है, ठीक है। तो यही वाला फ्रेज हो जाएगा पोएम का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सारे फर्स्ट फ्लाइट किताब से ही क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 के आंसर्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि ऑटर्स आर नोन फॉर देयर पेक्यूलर बिहेवियल ट्रेड्स। जो ऑटर है वो अपने पेक्यूलर बिहेवियल ट्रेड्स के लिए जाना जाता है। तो सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कोई 2 ट्रेड्स आपको मेंशन करना है मिसबिल द ऑटर चैप्टर से। तो इसका आंसर जो है 2 ट्रेड्स आपको सजेस्ट करना था, तो ये आप 2 ट्रेड्स यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ऑटर्स हैव मैनी पेक्यूलर ट्रेड्स। फर्स्ट की मिसबिल यूज टू प्ले विथ एवरीथिंग लाइक मार्बल्स, रबर बॉल्स एंड इवन वाटर, शोइंग हिज प्लेफुल नेचर। और दूसरा लिख सकते हो कि ही लव टू स्प्लैश एंड स्विम इन वाटर फॉर आवर्स, शोइंग दिस डीप लव फॉर वाटर एंड क्यूरियोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द यूज ऑफ रिपीटिशन इन द पोएम अमांडा हाईलाइट द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशंस एंड अमांडाज रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पर अमांडा पोयम में ना रिपीटिशन का यूज़ करा गया है, तो इसमें आपको हाईलाइट करना है स्पीकर के एक्सपेक्टेशंस को कि वहाँ पर वो जो रिपीटिशन का यूज़ करा गया है तो इसमें स्पीकर का क्या एक्सपेक्टेशन था और अमांडा का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे कि द रिपीटिशन ऑफ कमांड्स, जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स, इस तरह का वर्ड्स का बार बार देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये स्पीकर के कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन को शो करता है और अमांडा के ऊपर कंट्रोल को दिखाता है। दिस रिपीटेड स्कॉल्डिंग हाईलाइट्स हाउ अमांडा फील्स रिस्ट्रिक्टेड एंड वांट्स फ्रीडम एज शोन बाय हर साइलेंट इमेजिनेशन ऑफ escapes। क्वेश्चन नंबर अब आगे यहाँ पर 3 दिया गया है, हाउ कैन नेल्सन मंडेलाज विजन ऑफ लिबरेटिंग बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर be applied in modern day societies to address issues of inequality and discrimination। देखो, नेल्सन मंडेला का विजन था ऑप्रेस्ड और जो ऑप्रेसर थे, यानी कि जो अत्याचार करता था और जिस पर करा जाता था, दोनों को लिबरेट करना, यानी कि दोनों को बचाना। तो ये चीज़ जो है वो आज के मॉडर्न डे सोसाइटीज़ को में कैसे जो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है इसके इश्यू को सॉल्व कर सकता है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सब आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मंडेलाज विजन कैन बी अप्लाइड टुडे बाय प्रोमोटिंग एम्पैथी, जस्टिस एंड एजुकेशन दैट चेंज पीपल्स माइंडसेट। when both understand equality and respect, societies can end hatred and build harmony. True freedom means freeing everyone from fear, prejudice and ignorance, ठीक है। ये सब आंसर्स हम आंसर में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 4 को देख लेते हैं। दिया गया है, हाउ डज द लाइन एंड द देन मूव्स ऑन रिफ्लेक्ट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द फॉग, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द पोएम्स डीपर मैसेज अबाउट लाइफ्स इम्परमानेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये फोक पोएम से जो है लिया गया है। इसका जो आंसर है आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला आंसर आप लोग लिख लेना, ठीक है। आंसर्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है,
हाउ डज चुबुकोव्स रिएक्शन टू लोमोव्स मैरिज प्रपोजल रिफ्लेक्ट हिज प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज। अब चुबुकोव का जो रिएक्शन था वो क्या था, कैसा रहता है जब लोमोव जो है वो मैरिज का प्रपोजल रखता है। तो द प्रपोजल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसकी जो भी प्रायोरिटीज और वैल्यूज होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये सब आप आंसर में यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, आंसर यहाँ पर आप देख लो। ये सबसे लास्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का होगा, अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर से आप इजीली कर सकते थे। चलो आगे देखते हैं। आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी 2 के ही आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। दिया गया हाउ डज द नेकलेस इलिस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी एज द की एलिमेंट फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये जो चैप्टर है द नेकलेस, ये किस प्रकार से ये जो है किस प्रकार से ये ऑनेस्टी को दिखाता है जिससे कि हैप्पी और स्ट्रेस फ्री लाइफ को जिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजीली जो है इसके आंसर्स को खुद से भी बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रीफली इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द एडेज वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। वैल्यूज जो है वो मतलब अपने आप जो है आ जाती है, उसको पढ़ाया नहीं जाता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अनिल एंड हरी सिंह इन द थीप्स स्टोरी। तो ये आपको अनिल और हरी सिंह के स्टोरी से रिलेटेड आपको जो भी आंसर है ऐसा क्यों है वो आपको लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये सब पूरा आप यहाँ पे देख लो, आंसर्स को ये सब पूरा लिख लेना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रिफिन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। ग्रिफिन्स एक्सपीरियंसेस moments of comfort and normalcy while being invisible. How do these fleeting moments impact his sense of identity and his actions? आगे है यहाँ पर थ्रू आउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपसे पूछा गया है, इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये जो है आंसर इसका देख लो, ये वाला आंसर आप लोग पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर देखो चैप्टर पढ़े हुए रहोगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि आंसर्स बना के किसी तरह का कोई लिखने में दिक्कत होगा। फिर भी अगर दिक्कत हो रही होगी तो आंसर देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, किसी एक का ही आंसर करना है। दिया गया हाउ डज लिटरेचर लाइक द बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड द टी फ्रॉम आसाम कंट्रीब्यूट टू प्रमोटिंग टूरिज्म। अब इन सब चैप्टर से कैसे जो टूरिज्म है ये टूरिज्म को कंट्रीब्यूट करा जाता है। ठीक है, अवेयरनेस कैसे फैलता है या फिर रीजनल कल्चरल्स और ट्रेडिशन कैसे बढ़ता है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी सारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको अपने तरीके से बना के ही लिखना है। आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है, चाहो तो आप सेम आंसर को भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अपने तरीके से आप चाहो तो बना के अपने तरीके से कोई सा भी आंसर इसको भी लिख सकते हो। इसके बाद और करके एक क्वेश्चन दिया गया है द पोयम। ये जो पोयम है द ट्रीज अ टाइगर इन द जू रिजोनेट द थीम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस। तो इसको एग्जामाइन करना है, इसका भी आंसर यहाँ से देख लो। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का बी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। पहला क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर यूज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ मिस डायरेक्शन इन द मिडनाइट विजिटर। ऑथर ने किस तरह से एक मिस डायरेक्शन टेक्निक का यूज करा था टू इनहेंस द सस्पेंस एंड द स्टोरीज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। और एंडिंग एक अनएक्सपेक्टेड हो उसको दिखाने के लिए, स्टोरी का एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग उसको दिखाने के लिए। तो द मिडनाइट विजिटर का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आप इसका आंसर को देख लो। इस तरह से इसके आंसर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो। एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है कमेंट क्रिटिकली ऑन द रोल ऑफ द सर्जरी इन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अब ये जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो सर्जरी का क्या रोल था वो आपको लिखना है। तो एक्चुअली में भाई सर्जरी तो हुआ ही नहीं था, तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द सर्जरी इज नॉट अ रियल मेडिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब आप जो भी आंसर है इसको देख लेना और अपने तरीके से आंसर्स को बना के लिख लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, सीबीएसई का बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, बाकी इससे तैयारी कर लेना। और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा होगा तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसमें हर तरह की स्टडी मटेरियल्स हम वहाँ पर देते रहते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी सीबीएसई की तरफ से आता है वो आपको हम देते रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, चेक कर लो, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।